नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। नीट, अग्निवीर, हाथरस, अहमदाबाद, असम, मणिपुर, मुद्दा कोई हो, जगह कोई हो, जहां एक्शन है वहां राहुल गांधी है। जी, वो भी फुल अग्रेसिव मोड में राहुल नजर आ रहे हैं जमीन पर। छात्र हो, युवा हो, हादसे के शिकार लोग हो, बाढ़ पीड़ित हो, हिंसा पीड़ित हो, हर किसी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। कंधे से कंधा मिलाए राहुल गांधी। जब नीट का मामला उछला तो राहुल गांधी छात्रों के साथ खड़े नजर आए। अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के वक्त से ही केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। हाथरस में सत्संग के दौरान हादसा हो जाता है तो राहुल गांधी पीड़ितों का हालचाल जानने के लिए पहुंच जाते हैं, पहले अलीगढ़ और फिर हाथरस। हाथरस दौरे के दिन ही राहुल गांधी वहां से गुजरात का रुख करते हैं और गुजरात में बीजेपी के गढ़ में पहुंचकर बीजेपी पर तीखे वार करते हैं। आज राहुल गांधी उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, असम पहुंचे। पहले बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना। असम के बाद राहुल गांधी तीसरी बार मणिपुर गए हैं जब से वहां पर हिंसा हो रही है और हिंसा पीड़ितों से राहुल गांधी ने मुलाकात की है। राहुल गांधी के इन एक्शंस पर बीजेपी समेत जो उनके अन्य विरोधी हैं वो सवाल पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि राहुल वहीं क्यों जा रहे हैं जहां एनडीए की सरकार है। राहुल तमिलनाडु जाएं, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में क्यों नहीं जा रहे? वहां पर भी तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही हैं। और इन तमाम सवालों के बीच महत्वपूर्ण ये, क्या राहुल गांधी की जो राजनीति की शैली है अब वो बदल गई है? क्या राहुल गांधी के तेवर और आक्रामक हो रहे हैं? इन तमाम सवालों को लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सियासी वार पलटवार। अगर सरकार आपकी रक्षा नहीं कर सकती है तो ऑपोजिशन आपकी रक्षा करेगी। सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं। गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। और हमारा पहला काम अग्निवीर योजना को फाड़ कर कूड़ेदान में फेंकने का होगा। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में वो मणिपुर गए हैं, तीसरा दौरा है उनका मणिपुर। पिछले 17 महीने में प्रधानमंत्री ने मणिपुर के बारे में कुछ कहा ही नहीं। मणिपुर के मुख्यमंत्री से नहीं मिला, मणिपुर के राजनीतिक पार्टियों से नहीं मिले हैं, सांसदों से नहीं मिले, विधायकों से नहीं मिली हैं और मणिपुर तो गए ही नहीं, कुछ 4-5 घंटे के लिए भी नहीं गए हैं। और लोगों के साथ संवेदनशील तरीके से ये दिखाना कि आपकी पीड़ा हमारी पीड़ा है, आपकी दर्द हमारी दर्द है। लाखों लोग विस्थापित हुए, सैकड़ों लोग मारे गए हैं। राहुल गांधी एक पॉलिटिकल टूरिस्ट के नाते भ्रमण कर रहे हैं, यहाँ राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं देश के सदन को मणिपुर की सारी स्थिति के बारे में जानकारी भी दी है। लोगों के दुखों में जाना ये पॉलिटिकल लगता है बीजेपी को, तो उनका ही है। हाथरस में इतनी बड़ी घटना हुई, उसके बारे में प्रधानमंत्री भाषण जब लोकसभा में दे रहे थे तभी हाथरस की घटना हुई, तो उसके बारे में सिंपल कुछ बोलने की जगह बोला कि बड़ा आनंद आया, ऐसा आखिरी में भाषण में वो लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री। राहुल गांधी जी की जो भी यात्रा है उन्हें उनकी अपनी गंदी राजनीति को साधने के लिए वो यात्राएं कर रहे हैं, क्योंकि एनडीए शासित जो प्रदेश है वहां की घटनाओं का तो इन्हें दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन इन्हें तमिलनाडु में जो जहरीली शराब से अनेक मौतें हुई, अनेकों बच्चे अनाथ हुए, अनेक महिलाएं वैधवा को प्राप्त की, वो इनका दर्द इन्हें महसूस नहीं हो रहा है। ये राजनीति को साधने के लिए गए थे, उस फ्रॉड बाबा के खिलाफ में एक भी शब्द मुंह से नहीं निकाला है। मणिपुर के लोग अपने पीएम को अपने बीच देखना चाहते हैं। 1.25 साल से दहक रहा है, कितनी जानें चली गई, कैसे विजुअल्स हमने देखे। प्रधानमंत्री जी इस बात का उनको एहसास करना होगा, वोट न देने वालों का कोई अलग प्रधानमंत्री नहीं होता है। उसकी पीड़ा को अगर आप इम्पैथी के साथ समझते हुए इंटरवीन नहीं करते तो ये कलंक की तरह लगता है। नीट को बॉचअप करके रख दिया, बर्बाद करके रख दिया बच्चों के भविष्य को, अपने अहंग, अपनी हठधर्मिता में।
मणिपुर में पहले भी गए थे, उसके बाद भी वहाँ पे दंगे हुए, वातावरण दूषित हुआ और जानबूझकर राजनीति कर रहे हैं। जब वो राजनीति इस प्रकार की करते ढूंढते हैं मरने वाला कौन है, मारने वाला कौन है, किसकी सरकार है, ये साफ साफ दिखाई देता है कि वो देश में अराजकता का माहौल वातावरण में निर्मित करना चाहते हैं जिसमें शांति नहीं बने। एआईसीसी की टीम आपके साथ मिलकर इनकी सरकार को तोड़ेगी। इनको हमें सबक सिखाना है और हम इनको हराने जा रहे हैं। आइए मैं आपका परिचय कराती हूँ खास मेहमानों का पैनल जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे पाटिल हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ दो और राजनीतिक मेहमान आप देख रहे हैं इस वक्त मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी जी और एलजेपी रामविलास पार्टी के प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला जी आप देख रहे हैं हमारे साथ शो में आज हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत जफर भाई से करूंगी। जफर भाई, अभी तक राहुल गांधी को लेकर बीजेपी कहती थी कि साहब ये तो रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, मतलब एक अनिच्छुक राजनेता, राजनीति 24/7 वाला काम है, लेकिन राहुल गांधी तो लंबी लंबी छुट्टियों पर चले जाते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी नेता विपक्ष बनने के बाद जिस तरीके से एक्शन और अग्रेशन में नजर आ रहे हैं, ये वाले राहुल अच्छे लग रहे हैं क्या, या ये वाले राहुल मुश्किल बढ़ा रहे हैं? आपको कैसा लग रहा है रोमाना जी? चूंकि आपने किसी एक पर्सनालिटी के बारे में मुझसे पूछा तो पहले आपकी भी राय जान लेते हैं। सर पहले आप जवाब दे दीजिए, मैंने आपसे सवाल पहले पूछा है। पार्टी की क्या सोच है उसके बारे में? नहीं, आपने ऐसे सवाल पूछे हैं बिल्कुल, तो इसलिए मैंने सोचा पार्टी का रुख रखते हुए पहले आपका क्या रुख है वो भी देख लेते हैं। बट बहरहाल आप देने से मैं असमर्थ रही, लेकिन मैं बताता हूँ। देखिए, राजनीति कीजिए, राजनीति से हमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जब राजनीति लाशों की राजनीति हो या इस तरह के परेशानी में जब राजनीति की जाए तो समझ में आता है कि एक जगह उनकी राजनीति चलती है, दूसरे जगह बेवफाई चलती है, उस पर हमें एतराज़ है। क्या जो तमिलनाडु में इतने लोगों की मृत्यु हुई, क्या उन्होंने कोई ट्वीट किया या उनके पास जाके इस तरह से गए या फिर जाके कुछ एक अल्फाज भी बोला उनको, इस तरह की बातें नहीं, बल्कि उन्होंने सिर्फ एक छोटा मोटा सा ये दिया, जैसे उनके वहाँ के जो लोग हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उनके बारे में कुछ नहीं बोला। अरे अगर हिम्मत है तो उनके बारे में बोलो ना, जनता की सेवा कर रहे हो तो जनता की सेवा की बात करो। क्यों पक्षपात कर रहे हो कि यहाँ की जनता की सेवा वहाँ की जनता के लिए मेवा? ऐसा नहीं होता है। देखिए, हकीकत यह है कि राहुल गांधी जी करे, लेकिन आग में घी डालने का जो काम कर रहे हैं ना, वो सही नहीं है। वहाँ मणिपुर अब बिल्कुल धीरे धीरे नॉर्मलसी की तरफ आ रहा है। ये वहाँ की हकीकत है, वहाँ की जो प्रॉब्लम थी उसको बहुत सारी चीज़ें सुलझाई गई हैं और सब चीज़ें सुलझ रही हैं और वहाँ पर ये जो नॉर्मलसी भी आ रही है। लेकिन मैं पूछता हूँ, 91 में जब इसी तरह से मणिपुर में सर 95-91 छोड़ दीजिए, एक मिनट, आज जिस मुद्दे पर आपने अपना नजरिया रखा है मैं उसी पर आगे बढ़ूं। एक मिनट सर, अतुल जी, आपने सवाल कर रहा हूं। मतलब पहले वो रिलक्टेंट पॉलिटिशियन, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये तो एक तरीके से भड़काऊ पॉलिटिशियन वाली भूमिका में यहाँ पर वो डबल स्टैंडर्ड वाले पॉलिटिशियन की भूमिका में यहाँ पर राहुल गांधी आ गए हैं। तो रिलक्टेंट पॉलिटिशियन से ये डबल स्टैंडर्ड वाले पॉलिटिशियन की तमिलनाडु में भी तो मौतें हो रही थी, वहां तो राहुल गांधी नहीं जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी को वहीं मौत, दर्द, तकलीफ नजर आ रही है जहां पर बीजेपी का शासन है। सर जवाब दीजिए। ऐसा है कि डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिशियन अगर किसी को कहेंगे तो देश के अजीवशास्त्रीय प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहिए। लद्दाख में चाइना घुस चुका है, पेंगोंग त्सो लेक के नीचे तक बंकर खोद दिए हैं, गलवान तक है, हम 65 पॉइंट में से 26 पॉइंट जो है वो पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे, पूरी बॉर्डर कवर करके रखी है। तो वहाँ तो लाल आग दिखाने नहीं होती, लेकिन वो रशिया और यूक्रेन का युद्ध रोक देते हैं, पैलेस्टीन और वो इजराइल के युद्ध में वो जो है मध्यस्थता करते हैं। लेकिन 1.25 साल से मणिपुर जाना नहीं होता। मणिपुर में तीसरी बार राहुल गांधी जा रहे हैं। साल भरे से 1.25 साल भरे से वहाँ पर काफ़ी वायलेंस चल रहा है। कुकी का पूरा एथनिक क्लिनजिंग हुआ है प्लेन्स से। वहाँ पर अगर प्रधानमंत्री को जाने की फुर्सत नहीं है और देश के गृह मंत्री वहाँ जाकर 3 दिन रहने के बाद जब इंटरनेट शुरू होता है तब पता चलता है कि सैकड़ों महिलाओं को निर्वस्त्र कर
उनको बलात्कार कर मार दिया जाता है और देश के गृह मंत्री को पता नहीं चलता, ये कौन मानेगा? ये वहाँ के मुख्यमंत्री ने किया है और वहाँ पर नेता विपक्ष और एक देश के बड़े नेता के हैसियत से वहां जाकर लोगों के जख्म पे अगर कोई मरहम लगाने की कोशिश करता है तो उसे अगर दोगली राजनीति कहा जाता है तो सबसे बड़े दोगले कोई होंगे तो वो बीजेपी। राहुल गांधी मणिपुर जाकर लोगों के जख्मों पर मरहम लगा रहे हैं या फिर जिस बात का जिक्र अभी इससे पहले सैयद जफर इस्लाम कर रहे थे कि साहब ये जानबूझकर भड़काने का काम कर रहे हैं, हालात सामान्य हो रहे हैं वहां पर, सामान्य ना होने देने की ये एक कोशिश, तो क्या जख्मों को कुरेद कर ये हरे रहे जख्म, इसका काम किया जा रहा है? इसका जवाब दे दीजिए सर, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। देखिए कैसा है, बेशर्मी की सारी हदें जो है वो भाजपा ने पार कर ली है। इस देश में नौकरी नहीं मिलती, इसलिए रशिया के मिलिट्री में 50 हमारे नौजवान अगर नौकरी पकड़ते हैं। इस देश में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है और नेपाली लोग जो हमारे मिलिट्री में, गोरखा लोग हमारे मिलिट्री में शामिल होते तो चाइना के मिलिट्री में शामिल होते हैं, तो हर सवाल को पीठ दिखाना, हर सवाल पे विपक्ष को भला बुरा कहना, हर सवाल पे यह कहना कि हम सही वो गलत, तो किसी को तो इस देश में मरहम लगाना पड़ेगा, किसी को तो इस देश में जाकर जो बॉर्डर स्टेट है, सीमाएं हैं, वहां जाकर कहना पड़ेगा हम आपके साथ है, ठीक है, यू आर वेरी मच पार्ट ऑफ इंडिया। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, इस देश के प्रधानमंत्री नहीं कह सकते। ये साल सवा साल से अगर वो 55,000 से ज्यादा लोग अगर टेंट में रह रहे और स्थितियां सामान्य हैं ये कहा जा रहा है, तो इस देश के साथ झूठ बोला जा रहा है। ठीक है, मैं जवाब लेती हूं। तीसरी बार की शपथ लेने वाले प्रधानमंत्री को अगर शोभा देता है तो उन्हें शोभा देता होगा, सामान्य हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब अभी भी लोग मजबूर हैं राहत शिविरों में रहने के लिए और ऐसे में सवालों को आप पीठ नहीं दिखा सकते हैं और इसीलिए सामने से हेड ऑन लेकर उस चैलेंज को लोगों के साथ खड़े हुए हैं। राहुल गांधी ये संदेश दे रहे हैं, इसका जवाब सैयद जफर इस्लाम। देखिए, मैंने कहा ना आपको कि राजनीति, इसको राजनीतिकरण, किसी जगह अगर हिंसा हो रही है, किसी कहीं पर अगर कोई हादसा हो गया है तो उसका राजनीतिकरण करना सही नहीं है। ये राहुल गांधी जी जब भी कुछ ऐसा होता है तो उसमें राजनीतिकरण करने के लिए दौड़ जाते हैं। आप देखिए ना, कभी वेमुला की जब डेथ हुई थी, जो वेमुला जी की जब डेथ हुई थी हैदराबाद में, वहाँ चले गए। आप इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो चले जाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जब इनकी सरकार थी और इतने सारे दलितों का देहांत हुआ और उनको मौत के घाट उतारा वहाँ के लोगों ने, तब वहाँ नहीं गए, इसलिए कि उसकी उनकी सरकार थी। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि अभी नॉर्मलसी आ रही है, वहाँ राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है, नॉर्मल होने दीजिए, आप जरूर जाइए, लेकिन अगर आप उसको भड़काने का काम करेंगे तो वो सही नहीं है। राहुल गांधी के मणिपुर जाने से वहां पर हालात भड़केंगे, इसका आधार बता दीजिए मुझे, उसके बाद मैं जवाब ले रही हूँ सर। अतुल जी जवाब देना भी चाह रहे हैं, आप इसका जवाब दे दीजिए मुझे। आप कह रहे हैं कि वहां जाएंगे आप, हालात और भड़केंगे, कैसे? मैं बताया तो एक और चीज बताया तो आपकी जानकारी के लिए, दर्शकों की जानकारी के लिए जी, जब मणिपुर में 91 में ऐसी झड़प हुई थी, इस तरह की हिंसा हुई थी और इस तरह के हालात बने थे, तब उस वक्त के गृह मंत्री एमओएस नॉट गृह मंत्री, जो कैबिनेट मिनिस्टर, जो होम मिनिस्टर कैबिनेट जो है वो नहीं, एमओएस को सिर्फ भेजा गया था। वो भी 3 घंटा रहे थे एयरपोर्ट पे और 2 घंटे खाना खाया था वहाँ के मुख्यमंत्री के, जिनका नाम था राजेश पायलट जी। राजेश पायलट जी गए थे, लेकिन उसके अलावा कोई नहीं गया, कोई भी नहीं सरकार का। बताइए कोई गया था? हो गया। यहाँ पर हमारे गृह मंत्री खुद गए, हमारे यहाँ पर कितने सारे मंत्रियों को भेजा। एमओएस होम जो है वहाँ 1 महीना 26 दिन तक रुके। सीधे प्रधानमंत्री को लेकर सवाल पूछते हैं ना सर, वो तो प्रधानमंत्री से कम पर राजी नहीं होते हैं। और यहाँ जो अभी आपने कहा कि साहब ये भड़का देंगे हालात और ज्यादा खराब कर देंगे हालात, उसका आधार बताइए ना सर। मैं सवाल पूछूंगी फिर, अतुल जी बैठे हुए हमारे साथ, ये बताएंगे फिर कि राहुल गांधी क्या करने जा रहे हैं मणिपुर में। देखिए हाँ, अभी एक जगह देखिए, ये गृह मंत्रालय का सब्जेक्ट है, यहाँ पर गृह मंत्री गए कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है, और उनके समय में एमओएस को 3 घंटे के लिए भेजा था, ये फर्क है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो संबंधित मंत्री थे वो वहां पर गए, ये देश ने देखा था, तभी पिछले साल ही गृह मंत्री अमित शाह चले गए थे। अब वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जा रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ हालात बिगाड़ने के चक्कर में जा रहे हैं, इस मंशा से जा रहे हैं। अतुल जी जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों का सवाल का जवाब भी देता हूँ। दीजिए सैयद जफर इस्लाम साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एक सेकंड अतुल जी, वो जवाब दे रहे हैं मेरे सवाल का। जी आइए।
आज देखिए बिल्कुल शांत हो गया था माहौल। आज देखिए फिर भी इनके एक जगह स्पीच होने के बाद दूसरे जगह जहां जाने वाले थे उसके आसपास में फायरिंग हुई, झड़प हुई, वहां पर फायरिंग हुई। क्यों इन्होंने इस तरह के हालात पैदा किए, इसलिए वहां फायरिंग हुई। ठीक है, अब आइए अतुल जी जवाब दीजिए। नहीं, ऐसा है कि हर जगह आए दिन वहां पर झड़पें हो रही है। विभेद की राजनीति का यह नतीजा है। एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ खड़ा करना है, क्योंकि वहां की संपत्ति जो है मणिपुर की, पहाड़ों की, वो अदानी को देनी है, जिस तरह से हसदेव की दी है। जो लोग किसानों के सामने कील ठोकते हैं, उनके ऊपर वर्षा करते, आंसू गैस छोड़ते हैं, ये लोग बताएंगे कि कैसे आग बुझाई जाती है। राहुल जी कुकीज को भी मिल रहे, राहुल जी सबको मिल रहे, मैतेई को मिल रहे, और सबके बीच में मोहब्बत का पुलिया खड़ा करने की कोशिश कर रहे। वो राहत कैंपों में जा रहे हैं। हमारे वहां पर युवक कांग्रेस के, हमारे कांग्रेस के लोग राहत कैंप में राहत सामग्रियां पहुंचा रहे हैं। मुझे ये बात बताइए कि देश के प्रधानमंत्री जो विवेक पैदा करते हैं, जो केवल दो लोगों के लिए काम कर रहे, दो बड़े धन्ना सेठों के लिए इस देश की संपत्ति को लुटवाया जा रहा है। हसदेव जंगल की बात नहीं करता इस देश का मीडिया, बहुत तकलीफ होती है। लद्दाख में सोनम वांगचुक इतना बड़ा आंदोलन कर रहे, उसकी बात नहीं होती है। जो हिंडनबर्ग ने और सेबी में चल रहा है टकराव, और जो चीजें सामने आ रही है, जिस तरह से उदय कोटक का नाम सामने आ रहा है, उसकी चर्चा नहीं करता मीडिया। इसके लिए विपक्ष के नेता को जाकर खड़ा रहना पड़ता है। अगर मोदी जी में इतनी हिम्मत थी तो दिल्ली में ही कुछ रिटायर्ड जजों ने और कुछ बड़े लोगों ने कहा था कि मोदी जी और राहुल जी सामने सामने खड़े होकर बात करें, देश को पता चले क्या है। तो मोदी जी ने वहां पर भी पीठ दिखाई। इस देश के हर समस्या को पीठ दिखाते हैं देश के प्रधानमंत्री और भाग जाते हैं। ठीक है, धीरेन्द्र मुन्ना जी, तारीफ करनी चाहिए यहाँ पर विपक्ष की कि यहाँ पर जो विपक्ष है वो लोकतंत्र के हित में मजबूत विपक्ष के तौर पर जो मुद्दे हैं उनको उठा रहा है, और जहां हो सकता है वहां खुद भी पहुंच रहे हैं राहुल गांधी। धीरेन्द्र मुन्ना जी, आपका टेक। रोमाना जी विपक्ष के नेता है, निश्चित तौर पर हर एक जगह वो जाए, ये स्वागत के योग्य कदम है। इसी देश में उन्होंने भी चुनाव जीता है और उनकी पार्टी भी राजनीति करती है, लेकिन अप्रोच जब सेलेक्टिव होता है, दुख वहां पे होता है। अभी कई लोगों ने कहा कि हाँ तमिलनाडु भी जाते तो भी अच्छा लगता, अगर वो बंगाल जाते तो भी अच्छा लगता। अपने संस्थाओं पे सवाल खड़ा करते हैं। क्या लोकतंत्र का कोई सच्चा नेता जो बचाने वाला हो अपने ही संस्थाओं पे सवाल खड़ा करेगा? अगर वो देशभक्त होते तो कहीं यहाँ जाते हैं, खालिस्तान समर्थकों के बीच में भी वो डिनर करते हैं जाके विदेश में। आज अगर मोदी जी जा रहे हैं रसिया तो उस पर भी इनको पेट में दर्द हो रहा है। और सही बात कहा ना अभी इस्लाम जफर भाई ने कि जब वहां मणिपुर में आदरणीय गृह राज्य मंत्री जी 22 दिन रहे हैं, नित्यानंद राय जी वहां पे, अमित शाह जी भी रहे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को आहिस्ते आहिस्ते हमारे वहां पे सुरक्षा कर्मी और सामाजिक संगठनों ने मिलकर कम किया है। ऐसे समय में मुझे नहीं लगता है कि ये लोग भी वहां पे सियासत करने जाते हैं रोमाना जी। मुझे सियासत कम और साजिश ज्यादा लगता है। ठीक है सर, मैं जवाब देती हूं। घनश्याम तिवारी जी, ये जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने से चूक रहे हैं क्या आप लोग? घनश्याम जी आइए। नमस्कार रोमाना जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। अगर वाकई हम सच को सुनना चाहते हैं और सच में जो पीड़ा है उसको सुनना चाहते हैं, तो जिस तरीके से लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर मणिपुर के सांसद बोले थे, रात में 12 बजे उनका नंबर आया था, कुछ ही मिनट बोलने का अवसर मिला था, जिस तरीके से वो बोले थे और उस बात में जो पीड़ा सुनाई दी थी वो सुनना चाहिए कि अगर किसी राज्य में 14 महीने तक लगातार उपद्रव होता है, हजारों गांव तबाह होते हैं, आज भी महिलाएं अपने गांवों में चौकीदारी करती हैं ताकि उनके गांवों में कोई अनर्थ न हो जाए, 60,000 लोग बेघर हैं। मैतेई और कुकी की हालत यह है कि जिन जगहों पर कुकी के लोग हैं उन 5 जिलों में मैतेई के सरकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहे। अगर कोई एनार्की होती है जी, उसको देखना है, और जो लोग घर पे बैठ के देखना चाहते हैं वो केवल मणिपुर के बारे में पढ़ें। 14 महीने में वो सरकार के रहते हुए बिना चीफ मिनिस्टर को हटाए वो प्रदेश को कैसे बर्बाद किया गया। तब जब 1 साल पहले, उससे पहले प्रधानमंत्री फरवरी में शायद आखिरी बार मणिपुर गए थे, जब चुनाव का प्रचार करने के लिए गए 2022 में, और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था मुझे इसलिए वोट दो ताकि अगले 25 साल तक मेरे पास प्लान है कि किस तरीके से मणिपुर में शांति और विकास को लाया जा सके। ये शांति है, ये विकास है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण में मणिपुर शब्द नहीं था,
जिसके बारे में वो सांसद दर्द भरी आवाज से कहते हैं कि कितना खोखला अभिभाषण है सरकार का प्रस्ताव कि मणिपुर आप कह नहीं पा रहे हैं। यहां पर कोई भी आपका दर्शक हो सकता है, आपके बहुत सारे दर्शक भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हों, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रशंसक हों, आप में से कोई भी ये नहीं बता सकता कि देश का एक महत्वपूर्ण राज्य मणिपुर, देश के प्रधानमंत्री 14 महीने से वहां पे उपद्रव चल रहा है, आज तक क्यों नहीं जा पाए। और अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है जफर इस्लाम, वो आके कहते हैं कि वहां नॉर्मल सी रिटर्न हो रही है, आप कोई इस 14 महीने में एक हफ्ता ऐसा नहीं गिना पाएंगे जो आपको नॉर्मल लगेगा, जब लोग अपने घरों में नहीं रह रहे हैं, गांव की चौकीदारी जफर भाई ने कहा ना, वो ये कह रहे हैं कि साहब जो संबंधित मंत्रालय, गृह मंत्रालय, गृह मंत्री फौरन चले गए थे, बाद में धीरेन्द्र जी ने जोड़ दिया किस तरीके से नित्यानंद राय जो है लगातार वो भी वहां पर डेरा डाले रह गए। तो आप लोग लगातार प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? जब इस तरीके का सवाल पूछते हैं तो फिर लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के लिए, गवर्नमेंट को एम्बैरस करने के लिए इस तरीके का सवाल उठाया जा रहा है क्या विपक्ष की तरफ से? घनश्याम जी, देखिए, जब सदन में कहा जाता है कि मणिपुर में गृह युद्ध जैसे हालात हैं, आप सोचिए कि किसी राज्य में 14 महीने से गृह युद्ध जैसे हालात हैं, सभी 543 सांसद बैठ के सुन रहे हैं, वो सांसद पीड़ा भरी आवाज से रात को 12 बजे, क्योंकि उसको पहले मौका नहीं, दोबारा जब अगले दिन प्रधानमंत्री बोले उससे पहले भी सदन से आवाज आ रही थी कि प्रधानमंत्री 25 मिनट पहले चले आए हैं, बाकी लोगों का बोलने का समय है, राजीव राय नहीं बोल पाए, हमारी पार्टी के महत्वपूर्ण सांसद हैं, और मणिपुर के एक और सांसद बोलना चाहते थे। अगर आप एक राज्य की आवाज को दबा देंगे, और प्रधानमंत्री के पास क्या, यहां पर कोई कुछ भी कह ले, एक तर्क नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री जो दिन में 6 चुनावी रैलियों में जा सकते हैं, 4 अलग राज्यों में, 6 तरह के कपड़े बदल सकते हैं, जिनके पास आलीशान जनजीवन है, तरह तरह के जहाज और गाड़ियां हैं, तरह तरह की सुरक्षा है, वो मणिपुर जा क्यों नहीं सकते? ये कैसी कायरता है कि ना आप संसद में मणिपुर के बारे में बोल सकते हैं, ना आप मणिपुर जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई जा रहा है तो आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, आप कह सकते हैं ये वहां क्यों नहीं गया। देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर नेतृत्व में कायरता आ जाए तो वो नेतृत्व नहीं होता, वो खोखला हो जाता है। ठीक है, आप इसको कायरता से जोड़ रहे हैं। मैं जफर भाई के पास जाऊंगी, वो जवाब देंगे, लेकिन पहले जरा 2 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, जरा एक एक रिएक्शन उनका भी लेते हैं। अभय सर, आपसे शुरुआत कर रही हूँ सर। अब यहाँ 2 टेक निकल कर आ रहे हैं, एक तरफ राहुल गांधी का जाना, और सिर्फ सर मणिपुरी नहीं बल्कि हाथरस राहुल गांधी पहुंचते हैं, राहुल गांधी असम बाढ़ पीड़ितों से मिलते हैं, राहुल गांधी गुजरात चले जाते हैं, कल राहुल गांधी रायबरेली भी जाएंगे। ये राहुल गांधी का पॉलिटिकल टूरिज्म चल रहा है सर, या फिर नहीं? ये राहुल गांधी की बदली हुई राजनीतिक शैली है और एक जमीन से जुड़े हुए नेता के तौर पर देश राहुल गांधी को देख रहा है। अभय सर, आपका आंकलन। रोमाना जी, मैं अपने साथी जो इस पैनल में मौजूद हैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर राहुल गांधी मान लीजिए इनमें से एक भी जगह नहीं जाते तो आप सब लोग क्या कहते, क्या राय उनके बारे में बनती? दूसरा सवाल मेरा यह है कि राहुल गांधी के दौरे कार्यक्रम क्या भारतीय जनता पार्टी से पूछ के बनाया जाएगा, या प्रधानमंत्री की सुविधा से बनाया जाएगा, या प्रधानमंत्री की छवि को और सरकार की छवि को चमकाने के लिए बनाया जाएगा? ये तो विपक्ष के नेता का काम है। राहुल गांधी का जो पूरा दौरे का कार्यक्रम है वो एक विपक्ष के नेता की जो विशेषता होनी चाहिए उसके एकदम अनुकूल है। इसके अलावा राहुल गांधी और क्या करेंगे? अगर आज भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष का नेता होता तो वो क्या करता? इसका मैं आपको वो राहुल गांधी ऐसा काम नहीं करता। 2014 से पहले 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी संसद में विपक्ष में थी जी। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी क्या करती थी? आप कुछ भाजपा के पुराने नेताओं से पूछिए, वो लोग तत्कालीन सरकार के साथ मिलजुल कर एक बड़ा फ्रेंडली किस्म के विपक्ष के नेता की भूमिका निभाते थे। वही ये उम्मीद करते हैं कि ये राहुल गांधी भी उसी तरीके से विपक्ष के नेता की एक दोस्ताना भूमिका निभाएंगे। जो संसद के पहले सत्र में ही स्पष्ट हो गया कि राहुल गांधी ये करने वाले नहीं है। संसद के पहले सत्र में राहुल गांधी ने, महुआ मोइत्रा ने और दूसरे विपक्ष के वक्ताओं ने प्रधानमंत्री की जो खिल्ली उड़ाई है, प्रधानमंत्री के ऊपर जबरदस्त हमला किया है। प्रधानमंत्री के पूरे राजनीतिक जीवन में उनका इतना उपहास नहीं किया गया होगा, इतनी कड़ी आलोचना नहीं की होगी जितनी पहले सत्र में की गई। मैंने कहा था और एबीपी के मंच पे कहा था, देखिए राजनीतिक परिस्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी उस बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, देखने के लिए तैयार नहीं है। भाजपा का रवैया ऐसा है कि 4 जून का दिन घटित ही नहीं हुआ, वो 4 जून हुआ ही ना हो, सब कुछ पहले ऐसा चल रहा है। जबकि संसद से सड़क तक विपक्ष की आवाज बहुत बुलंद है। विपक्ष के तमाम नेताओं ने क्रमवार जिस तरीके से
सदन में भारतीय जनता पार्टी के साथ लोहा लिया है। ऐसा पिछले 10 साल में नहीं हुआ और ऐसा बार बार होगा। राहुल गांधी से ये उम्मीद करना कि वो पहले की तरह छुट्टी चले जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मोदी जी के ढोल मंजीरे बजाते रहेगी, वो वक्त निकल चुका है। मैंने तो इसीलिए पूछा सर, क्योंकि पहले बीजेपी यही कहती थी सब रिलक्टेंट पॉलिटिशियन, छुट्टी चले जाते हैं, ये विदेश घूमने चले जाते हैं, लेकिन इस बार अब वो रिलक्टेंट पॉलिटिशियन वाली भूमिका नहीं, ये तो 24/7 वाले पॉलिटिशियन के तौर पर, और जो मुद्दा वो सब राहुल गांधी की जबान पर, जहां जहां जमीन पर एक्शन हो रहा है वहां वहां राहुल गांधी एक्शन मोड में पूरे अग्रेशन के साथ नजर आ रहे हैं ना। इसी वजह से आज ये चर्चा हम लेकर आए हैं। राकेश शुक्ला जी, देखिए, राहुल गांधी जी सबसे पहले मणिपुर के मुद्दे को उठाए, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने मणिपुर से आरंभ की, लेकिन वो उतना ज़्यादा स्पार्किंग नहीं रही। तो मुझे लगता है कांग्रेस की तरफ से मणिपुर के मुद्दे को नीचे खिसका दिया गया बाकी मुद्दों से। लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत जी की तरफ से जैसे ही मणिपुर के मुद्दे को लाया गया, उसके बाद सरकार जिस तरीके से एक्टिव हुई, होम मिनिस्टर की तरफ से मीटिंगें की गई, पैरामिलिट्री फोर्स भेजी गई, अब पूरे देश में एक बार मणिपुर का मुद्दा फिर से छा गया। उसके बाद राहुल गांधी जी को लगा हुआ कि मणिपुर के मुद्दे को फिर से धार देने का समय आ गया है, और मुझे लगता है इसीलिए नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उन्होंने एक बार फिर से मणिपुर की तरफ रुख किया है। जहां तक अन्य योजनाओं की जो बात है, अन्य योजनाओं में देखिए तो राहुल गांधी स्वाभाविक तौर पे इस समय पर युवाओं को फोकस करके चल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जो आप एक्शन की बात कर रही हैं, ये एक्शन तेजी से राहुल गांधी का जो चल रहा है, उसमें मुझे एक आशंका ये लग रही है कि आने वाले समय में ये स्पीड कहीं इंडिया गठबंधन के बीच में विभाजन का एक कारण न बन जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों में विधानसभा का चुनाव होना है, कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया है, वहाँ 2 लड़कों की जोड़ी है। अभी लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस को वोट मिला है 9% हुआ है, वो बहुजन समाज पार्टी का वोट शिफ्ट हुआ है। लेकिन यदि समाजवादी पार्टी को लगेगा कि कांग्रेस के एक्शन से उसके वोट पे दरार पड़ सकती है, तो मुझे नहीं लगता कि अखिलेश लंबी यात्रा कर पाएंगे उनके साथ। बिहार में भी तेजस्वी यादव अभी देख रहे हैं पूरी तरह से कि राहुल गांधी की इस एक्शन का उनको नुकसान तो नहीं होगा, तो ये सारा पृष्ठभूमि जो दिख रही है वो उनका एक्शन आगे चल के बहुत सारी तस्वीरों को क्लियर तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये मामला सिर्फ और सिर्फ राहुल बनाम बीजेपी या राहुल बनाम मोदी का नहीं है, बल्कि आक्रामक शैली राहुल गांधी की इंडिया गठबंधन में ही कहीं रास्ते लोगों को मजबूर न कर दे अलग अलग लेने के लिए। इस पर मैं चर्चा आगे बढ़ा रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका विमान इस समय मॉस्को में लैंड कर चुका है। रशिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एनुअल समिट है, इंडिया रशिया एनुअल समिट, उसमें हिस्सा लेने के लिए मॉस्को पहुंचे हैं। ये 22वीं समिट है दोनों देशों के बीच, और इससे पहले 2021 में ये समिट भारत में हुई थी, जिसमें शिरकत करने के लिए व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो भारत आए थे, और अब 22वें संस्करण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो रूस पहुंच गए हैं। मॉस्को से ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं, और ये जो मुलाकात अब यहां पर होगी, मॉस्को पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन के साथ, खासतौर से उनकी जो बायलैटरल टॉक्स होंगी उस पर नजर दुनिया भर की लगी हुई है। खासतौर से जो पश्चिमी देश हैं वो बड़े गौर से इस मुलाकात पर टकटकी लगाए, नजर टिकाए देख रहे होंगे। आप देख रहे हैं विमान का दरवाजा खुल गया है, और अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली तस्वीर मॉस्को में आपके सामने होगी। 2019 में इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो रूस गए थे, और 5 साल के बाद अब ये दूसरा मौका जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस पहुंचे हैं। और ये इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरीके का युद्ध चल रहा है, उस दौरान ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस पहुंचे हैं। और ये विमान के भीतर की तस्वीरें भी अब कुछ कुछ दिखाई देने लगी हैं। जो आखिरी द्विपक्षीय बैठक है वो 2022 में हुई थी, भारत आए थे तब व्लादिमीर पुतिन, और अब इसी इंडिया रशिया एनुअल समिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो मॉस्को पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब तस्वीर आएगी तो इसको लेकर मेहमानों से चर्चा भी करेंगे, लेकिन जल्दी से एक क्विक रिएक्शन घनश्याम जी, ये आक्रामकता राहुल गांधी की इंडिया गठबंधन को कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचा देगी?
इंडिया गठबंधन के कंडक्ट के ऊपर या उनके आपसी तालमेल के ऊपर सवाल उठाते हैं, टिप्पणी करते हैं, समीक्षा करते हैं, इसका स्वागत है। क्योंकि जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से हमने उसमें पारदर्शिता रखी है। सारी जो मीटिंग्स हुई हैं प्रेस के सामने हुई हैं, चर्चाएं प्रेस के सामने हुई हैं। ये देश के संविधान को, लोकतंत्र को मजबूत करने का गठबंधन है। 10 साल तक मोदी सरकार जिस तानाशाही पे सवार थी उसको उतार उसे चकनाचूर करके जनता ने लोकतंत्र की आवाज़ संसद में पहुंचाई है। और ये हम कमिटेड हैं, हमारा प्रण है कि वो आवाज़ गूंजती रहेगी